दोस्तों के खूबसूरत सा एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कोई जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिल जाते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हेलो इन गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ हमारे शानदार और दिलचस्प प्रोग्राम महफिल सकाफत में, जो कि द्रास के खूबसूरत विंटर कार्निवल का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। मैं हूँ इस प्रोग्राम का मॉडरेटर और होस्ट नूरुल इस्लाम। तो चलिए शुरू करते हैं इस महफिल के सफर को, जहां हमारे मेहमान अपने ख्यालात और इल्म की गहराइयों में लेके जाएंगे। सफर देना चाहूँगा हमारे मशहूर पत्रकार साफ़ी, जिन्होंने मीडिया के जराए हमारे तमद्दुन सकाफत को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर हुसैन इब्न खालू, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख, डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट आज तक। हम आपका खैर मकदम करते हैं इस कड़ाके की सर्दी में। खालू साहब, आज हमारे मजलिस सकाफत के आप पहले गेस्ट हैं। आपका हम बहुत बहुत यहाँ खैर मकदम करते हैं। आपके ऊपर फ़राइज़ क्या हैं इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to the brave Indian Army for giving me this platform. And one more thing, I would also express my gratitude to the same Indian Army for organizing this beautiful winter carnival at Dras Valley. नूर साहब, आपके सवालात से पहले मैं थोड़ा बहुत हमारे जितने भी ऑडियंस है, हम आफ्टर वार या बिफोर वार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सद्भावना के तहत एजुकेशन में बहुत बेहतरीन इंडियन आर्मी का सपोर्ट रहा है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के हवाले से बेहतरीन इंडियन आर्मी का सपोर्ट रहा है। और इसके अलावा टूरिज़म प्रमोशन को लेकर अगर हम बात करें तो इसी साल में ही इतने सेल्फी पॉइंट्स इन्होंने, जितने भी हमारे मशहूर पासिस है, नमकिला है, फतुल्ला, होल प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख, होल मीडिया फैसिलिटी, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का कि आप लोग बेहतरीन जनरल पब्लिक के लिए। और एक चीज़, हाँ, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन, फ्री मेडिकल कैंप, फ्री चेकअप इंडियन आर्मी का आफ्टर बिफोर वार हमेशा रहा है। तो फिर से एक बार बहुत, तो नूर साहब आपने कहा कि सबसे पहले फ़राइज़ मीडिया की डर के उन्हें काम करने के लिए हम यकीनी बनाते हैं सर, और साथ ही साथ ईमानदार सहाफ़त जी, जिसको सहाफ़ियों को ईमानदार सहाफ़त की फ़रोग़, जिसमें बिलख़ुसूस एथिकल जर्नलिज़म को लेके हम हमेशा बात करते हैं सर, और साथ ही साथ ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग, ज़िम्मेदार मशवरा उन्हें देने की हम लगातार कोशिश करता है। और गलत मालूमात या सेंसेशनल को रोकने के लिए हमने अच्छे कदम हमने उठाए सर इस फील्ड में। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मीडिया का मुस्तहकम नुमाइंदगी, जिसमें कारगिल और खित्ते लद्दाख की बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक इनके इसको पहुंचाना, और साथ ही साथ लोकल मसाइल्स होते हैं सर, इश्यूज़ होते हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, और तहजीब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें उनको स्टोरीज़ की शक्ल में उन्हें हाईलाइट करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इश्यूज़ तो जनरल पब्लिक का रहता ही है सर, और साथ ही साथ हमारे जर्नलिस्ट का भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं सर, उनके भी ग्रीवेंसेस होता है हमारे लोकल जर्नलिस्ट को लेके। तो हम सहाफ़ियों और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक पुल, यानी कि वही मेरा अगला सवाल आपसे वही रहने वाला था कि एक आजकल के ज़माने में जहाँ एक सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं, हम देखते हैं कि हम लोग आजकल जो है हमारे जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो पहनने में जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो किस तरह जो है एक ब्रिज बन सकता है, मीडिया एक ब्रिज बन सकता है टू रिवाइव द कल्चर? बिल्कुल, कल्चरल हेरिटेज का के लिए मीडिया का एक बहुत बेहतरीन एक रोल रहता है, जिसमें सबसे पहले कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करना। इसमें सबसे पहले हम, अगर मेरा मेन टॉपिक द्रास और कारगिल को लेके आपने रखा है, और साथ ही साथ खित्ते लद्दाख को जी। इसमें हम द्रास का जो सबसे पहले आज हम द्रास में है, जिसे हम कहते भी हैं कि वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस आफ्टर साइबेरिया। तो द्रास का एक यूनिक कल्चर है सर, इनका एक ट्रेडिशन भी, इनका एक अलग एक लाइफ स्टाइल है, जिसमें हम इनको अगर प्रिंट मीडिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ प्रिंट भी जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक, और आज के दौर में तो डिजिटल मीडिया भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इनको हम आर्टिकल्स की शक्ल में, डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो इनके थ्रू भी हम इन्हें काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोकगीत, यहाँ के फोक सॉन्ग, बहुत अच्छे अच्छे फोक सॉन्ग्स है, दस्तकारी,
लोकल फेस्टिवल्स अगर हम बात करें तो द्रास में भी मुख्तलिफ सीजनल लोकल यहाँ फेस्टिवल है, साथ ही साथ शक्कर चिकन के अलग एक लोकल सीजनल्स हुआ करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इनको भी हम शोकास कर सकते हैं और साथ ही साथ टूरिज्म के हवाले से भी इन्हें हम ले सकते हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पे हम एक्सचेंज प्रमोट करना, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें द्रास के लोगों को और दुनिया के दरमियान एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टोरीज और आप बिलखुसूस इसमें आप कैंपेन्स आप चला सकते हो। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज और लिटरेचर प्रिजर्वेशन करना, जिसमें हमारे गलसन साहब यहाँ प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हमारे मिसबा साहब हैं, सागर साहब हैं, उन्होंने भी लिटरेचर पे बहुत बेहतरीन काम की है, जिसमें बाल्टी और शिना जैसे कल्चर को लैंग्वेज पर फोकस करना और उनकी अहमियत को हाईलाइट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है। और लोकल राइटर, जैसे मैंने अभी बात की आप लोगों से, हमारे लोकल राइटर्स भी यहाँ बैठे हैं, उनके किताबों को प्रमोट करना और साथ ही साथ द्रास की मसाइल को दुनिया के सामने लाना। इसी के साथ साथ हमारा ये भी एक फ़राइज़ अंजाम बनता है, क्योंकि आइसोलेटेड इलाका होने की वजह से मसाइल है जो मेन मसाइल इसमें, जैसे हमारा एजुकेशन है सर, इसमें हेल्थ केयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और इनको हाईलाइट करना, ताकि सही पॉलिसी मेकर्स जितने भी हमारे अभी स्टेक होल्डर्स पॉलिसी मेकर्स है वो इन पे तवज्जो दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक भी वही है आज का जैसे कि हमारा है जर्नलिज्म का जो रखा है, ब्रिजिंग जनरेशन एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, आपके ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी भी है, बेहतरीन रोल बनता है। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल बनते हैं। लोकल यूथ जितने भी हमारे यहाँ लोकल यूथ आज यहाँ मौजूद है, उनको ट्रेन करें ताकि वो अपने कल्चर और स्टोरीज को खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। बहुत सारे लोग, मुझे पता है जितने भी यहाँ अभी ऑडियंस बैठे हुए ऑलमोस्ट सब एंगेज है ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे, खुसूस फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो इस तरह एक चैलेंज और स्ट्रगल की आपने बात की। इससे पहले जब हमारे पास ना कुछ टेक्नोलॉजी था, ना कुछ हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम था, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। जिस तरह आपने अपने वालिद साहब की बात की, जिया साहब बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक में सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, हम तो बच्चे थे उस वक्त, उसके बाद हम भी आए, फिर उसके बाद आप भी इस फील्ड में अपने वालिद साहब से आप इंस्पायर होकर आप आए। काफ़ी चैलेंजेस और स्ट्रगल हमें देखने को मिला। जिस तरह आपने बात की एल्बम की, सबसे फर्स्ट एल्बम सलाम जुले के नाम से हमने निकाला था वो एल्बम, और इस एल्बम में हमने एक कोशिश ये रखा कि लेके ऑडियंस भी इसे पसंद करे। और कारगिल के हमने पर्टिकुलर कारगिल को उसमें फोकस नहीं किया, ना हमने उसमें लेह को फोकस किया। हमने कोशिश यही रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस लेह से भी देखे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कारगिल से भी देखे। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा हथियार भी बन सकता है। इसी सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कौन्स भी है। इसको लेकर अपना ट्रेडिशन और अपना अटायर हो, जिस तरह हमारे कैप्स होते हैं, बल्टी कैप्स होते हैं, शिना की कैप्स होते हैं, उन पे छोटे छोटे कंटेंट बना के, स्टोरीज बना के, उनको पहना के, उनको फोटोग्राफी करके आप मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म पे आप खुद अपने बच्चे कर सकते हैं ना, किसी की ज़रूरत। आपके हाथ में अभी गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो जितना हो सके आज की सोशल मीडिया के दौर में हम खुद अपना कल्चर को हम खुद प्रमोट कर सकते हैं। कि क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, किस तरह जो है कल्चर प्रमोट हो सकता है? आखिरी सवाल आपसे कल्चर को लेकर, क्योंकि जर्नलिज्म एक नया चीज़ है। जैसे कि जब आप करते थे उस टाइम जर्नलिज्म होता था, अब नए नए में मास कम्युनिकेशन आ गया, तो हमारे जो बच्चे यहाँ हैं, जो जैसे कि हमारे यहाँ एक ये बना हुआ है कि कॉमर्स लेंगे, पॉलिटिकल साइंस लेंगे, जर्नलिज्म एक नया चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि जर्नलिज्म जो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का 4 पिलर है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, तो उसी चीज़ के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है जर्नलिज्म बच्चों को आजकल किस सब्जेक्ट लेने के लिए? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको वजाहत की, एक मीडिया पर्सनल ही एक जर्नलिज्म ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके इश्यूज और बाकी ग्रीवेंसेस तो चलते रहेंगे, बट प्रमोशन ऑफ कल्चर और ट्रेडिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी ऑडियंस है इसमें आप लोग भी, आपके कुछ क्वेश्चन है, सवालात है, आप कर सकते हो। अगर किसी को जर्नलिज्म फील्ड में आना चाहते हो, मीडिया पर्सनल बनना चाहते हो, रिपोर्टर बनना चाहते हो, कैमरामैन बनना चाहते हो, आप सवाल आप हमसे कर सकते हैं। इसके लिए शायद आपने क्वेश्चन सेशन जब से आपने यू आर ए पायनियर इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमें मालूम है आपका एक छोटा सा स्टूडियो हुआ करता था जिसने कारगिल में पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो लोगों को भी बहुत शौक हुआ करता था कि आपके साथ जाए, आपके स्टूडियो में काम करे, आपके साथ इंटरव्यू करे, क्योंकि वो मीडिया में चैनल्स पे दिखाया जाता था। यहाँ जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं,
आफ्टर 12th जो है आप बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म उठा सकते हैं, उसके बाद मास्टर्स मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप DIPR डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन गवर्नमेंट में भी आप जॉब कर सकते हैं। मुझे फिर से एक बार मैं वजाहत समझता हूँ सर, इंडियन आर्मी, द ब्रेव इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म, ऐसे बेहतरीन इलाके में मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और मेरे से कुछ मैसेज, राय, मशवरे जो है हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बेहतरीन सपोर्ट रहा। फिर से लास्ट में एक बार ऑन बिहाफ ऑफ होल प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख कारगिल की तरफ से ऑर्गेनाइजिंग यूनिट इस रेजिमेंट को मैं तहे दिल से शुक्रिया और बिल्कुल मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे आज के गेस्ट सागर साहब, मिसबा साहब, सज्जाद साहब, हमारे प्रोफेसर गेल्सन साहब और सीओ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, और आप लोग यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोरदार तालियां खालू साहब के लिए। अपने मजलिस सकाफत के दूसरे मरहले में पहुंचे हैं। अगर शीना लैंग्वेज की ही बात करूंगा, अगर आज जिंदा है तो यही दो शख्सियत है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे दो मेहमान के लिए। शफी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इस महफिल का पहला सवाल आपसे रहेगा कि आपका क्या मानना है कि लिटरेचर किस तरह जो है एक कल्चर रिवाइवल में एक ब्रिज का काम कर सकता है? जी शुक्रिया नूर साहब। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का और आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म अता किया और हमें ये स्टेज मुहैया किया। तो जहाँ तक लिटरेचर या कल्चर की बात है जी, तो यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे द्रास में, बल्कि खित्ते लद्दाख में जब कोई कल्चर की बात करते हैं तो लोग जी 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 कल्चर जो है यहाँ तक ही महदूद नहीं है। कल्चर एक बहुत वास्ट टर्म है। अगर इसको हम डिफाइन करें, इसमें हमारा खान पान भी आता है, इसमें हमारा उठना बैठना भी आता है, इसमें हमारे जो मकान का जो डिज़ाइन है वो भी इसी कल्चर में आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस कल्चर में आ जाती हैं। तो जब कल्चर की बात ना पड़ेगा तो लिटरेचर जो है कल्चर का एक अहम हिस्सा है। जी जी तो लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें हम जो है वहाँ पे आ जाती हैं, जिस तरह हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, जी, फोक स्टोरीज हैं, है ना, हमारा वर्क कल्चर है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जितने भी ऑडियंस है, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से है, कैसा ये सफ़र शुरू हुआ, शॉर्ट में। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफी सागर है। तो बचपन से ही मुझे थोड़ा ये लिखने का और शेर व शायरी का थोड़ा शौक था बचपन से, स्कूल टाइम से ही। जी, तो वहाँ से जब मैंने मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद जो है मैंने पहली बार जो है लिखना शुरू किया अखबारों में या इसमें रिसालों में। उसके बाद जो जिया साहब हैं उनके साथ जो बशीर जरगर साहब हैं, एक मौका मिला, कारगिल नंबर जो होता था, एक अखबार होता था लद्दाख में, एक ही अखबार तो होता था, रंगयूल या कारगिल नंबर। जी जी, तो उसके लिए रिपोर्टिंग करने का तो मुझे जो है ये मौका मिला। उसमें मैंने रिपोर्टिंग की, कुछ 10-12 साल मैंने रिपोर्टिंग की। जी, बड़ा टफ कंडीशन में सोचता था कभी कभार कि कैसे करते हैं। लोग अवेयर नहीं थे, किसी से सवाल पूछते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में हम क्वेश्चन करते थे तो जैसा अभी खालू साहब ने बताया कि ऐसा नहीं था। जब हम क्वेश्चन पूछते थे तो वहाँ से जवाब मिलता था, आपको किसने परमिशन दिया है, यानी हाँ, आप एक कौन होते कंसेप्ट हैं होता हमसे था, सवाल बिल्कुल पूछने बिल्कुल। की? उनको ये जर्नलिज्म का या ये रिपोर्टिंग का कि कैसे जवाब देना है, इसका बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था। जी सर, मैं भी शफी सागर साहब की तरह सबसे पहले मैं यहाँ के हमारे इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, इस दूर अफ्तार इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये मंच फ्राहम किया है। इसके लिए मैं आप सभी आर्मी इंडियन जवानों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, और फिर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मंच हमें ये फ्राहम किया है। जहाँ तक मेरा मतलब अपना परिचय या मेरा इंट्रोडक्शन की बात है तो मेरा नाम मोहम्मद शबीर अहमद मिसबाई है। मेरी बेसिकली तालीम मेरी आजमगढ़ के एक इदारे से है, जामिया अशरफिया से मैं फारिग शुदा हूँ। फिर मेरी स्कूल के बाद तो दिगर चीज़ें हुई और फिर मैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया और यहाँ पे बहैसियत टीचर काम कर रहा हूँ। और मैंने शफी सागर साहब जी, गुलाम नबी जिया साहब की मतलब सरपरस्ती में बैठ कर के बहुत कुछ लिखा, और उन्हीं लिखने वाले छोटे छोटे आर्टिकलों ने बाद में मुझे लिटरेचर की तरफ राग़िब किया। फिर मैंने अफसाने लिखे, बहुत सारे इस तरह के काम हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुनिया जो है
कल्चर को छोड़ रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? मैं आपको कहूँगा कि उसको किस तरह रिवाइव करेंगे। जैसे खासकर मैं द्रास में भी देख रहा हूँ, ले में एक चीज़ था कि सैटरडेज को जो है कल्चर ड्रेस पहना जाएगा, मगर ले में जिस तरह मैंने पहले खालू साहब के सेगमेंट में भी कहा कि ले में वो जो कल्चर जो है रोड पे दिखता है, लोग वहाँ के पोशाक पहनते हैं, मगर शफी साहब जिस तरह मैं बताऊँगा मिसबाई साहब कि हमारे यहाँ जो टोपी है उसके ऊपर लगता है पर शंठी जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम्स में ही पहना जाता है। तो लोग क्या रीज़न रहा है कि लोग छोड़ रहे हैं? जी इस मुतालिक मैं यही कहूँगा कि कल्चर का और जो ड्रेसेस वगैरह हैं या खाने हैं या जो भी रीति रिवाज हैं, कल्चर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अच्छा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। मान किस तरह लीजिए समझाएंगे इसको? हाँ नहीं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जी। तो हमारे बच्चे ये देखते हैं कि मेरे पिताजी क्या पहनते हैं, मेरा बाप क्या पहना हुआ है। अब मेरा ही बेटा देख लीजिए, कल को मेरा बेटा बड़ा होगा, मैंने कभी शीना टोपी आज तक नहीं पहनी। अच्छा, जो यहाँ का कल्चरल ड्रेस है मैंने बिल्कुल, कभी नहीं पहना है, तो मेरा बेटा तो ये पहने में तवक्का नहीं कर सकता। और आजकल के बच्चे तो फैशन के भी बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं। आज वो फैशन मुंबई में आते ही दूसरे दिन कारगिल द्रास पहुंच में भी आ जाता जाता है, है। द्रास में आ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ऐसे वक्त में वो टोपियाँ वो कपड़े बेचनेंगे तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कल्चर को इस हिसाब से देखेंगे तो डे मुकर्रर करके या जबरदस्ती आज की जनरेशन कोई बात मानने वाली बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उन कपड़ों को हम फरोग दें, न कि उस शेप में जिस शेप में मेरा दादा पहनता था। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए मैं इस टोपी को इस शेप में भी बना सकता हूँ, लेकिन फैकल्टी के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं मतलब एक गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो ऐसे मतलब हमारे बच्चों को ऐसे स्किल्स के लिए ऐसे वो डेवलप करने के लिए ऐसी चीज़ें सिखाएं, ऐसी एजुकेशन को फरोग दें जो हम अपने घर में बनी हुई चीज़ें बिल्कुल दोबारा से नए फैशन में बना सकें। ज़रूरी नहीं है कि वही टोपी हो फिर एक शंटी हो। मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सकता है, मेरा नज़रिया गलत भी हो सकता है, मैं अपने दृष्टिकोण से ये बात रख रहा हूँ, तो ये गलत भी हो सकता है। इसी चीज़ पे शफी साहब आपसे मैं इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, टीचर्स हैं, माने जाने टीचर्स हैं। आपसे हम भी आज भी हम इस मुकाम पे हैं तो आपसे सीख रहे हैं, पर इसी चीज़ से मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या ये हम नहीं कर सकते कि स्कूल के बच्चे जो यहाँ हैं को जो बच्चों के लिए, लेकिन हम कम्युनिटी में जो मिसबाई साहब ने जो बात बताई बिल्कुल मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी इस ड्रेस को शौक से पहने, तो ले की एक मिसाल देता हूँ। ले वालों का जो गोंचा था, हाँ हाँ पहले उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, बिल्कुल। बाद में उन्होंने उसके फैशन को थोड़ा चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही, यहाँ सही, से उन्होंने खूबसूरत से डिज़ाइन, बिल्कुल और उसके बाद जितना जब वो नया डिज़ाइन नया फैशन जो है मार्केट में है वही गोंचा है। आज वो चीज़ जो है करगिल में भी आ चुका है, वही डिज़ाइन। थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बिल्कुल, मॉडिफाई बिल्कुल। करने के बाद सारे लोग उसको पसंद करने लगे बिल्कुल सही। और हर जगह से वही खरीदने लगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारी टोपी जो है, हमारे आपने देखा होगा सरहद पार की, पहले हमारी लड़कियों की टोपी एक ऊंची टोपी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने गिलगित में देखा जो वही शीना ड्रेस जो पहनते उन्होंने टोपी को शॉर्ट कर दिया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया और उसको सीधा यहाँ पे बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर वो साड़ी लगाते हैं तो खूबसूरत दिखती है, जो चुनरी ऊपर लगाते हैं। तो हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, ये नहीं कि बाप दादा जो पहनते थे वही पहने, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तब्दीली ज़रूरी है। तब्दीली होनी चाहिए ताकि एक नया फैशन बने, नया डिज़ाइन बन के मार्केट में आ जाए। उसके बाद सारे लोग शौक वो से बोलते हैं ना, पहनते वक्त हैं। के साथ ज़माने के हाँ, साथ ज़माने थोड़ा के चेंज साथ- भी ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। हम्म। तो हमारे जो डिज़ाइनर हैं जो ये बनाते हैं जो ड्रेस, उन्हें सोचना चाहिए कि इसको किस तरह मॉडिफाई करें सकता है, क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में अलावा स्कूलों में भी एनसीईआरटी की एक बुक जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। हमने जो बात बताई कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खुसूसन जो हमारे जो अमीन पोलो साहब हैं, सलीम साहब हैं, इन्होंने शीना जो ड्रेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, गायब हो चुका था। इनको इन्होंने फिर से रिवाइव किया। हाँ, फिर से रिवाइव जोरदार किया। तालियां इन्होंने- सलीम और अमीन के लिए। अमीन पोलो और सलीम साहब के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है उसके लिए बहुत मेहनत की। पता नहीं कहाँ से डिज़ाइन लाए, किस तरह बनाया। फिर वो टोपी के ऊपर जो पर होता तो द्रास में मिलता ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से कितना कोशिश करके लाए। मैं इनके लिए सलाम करता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है
तो बस ऐसा ही मेहनत होनी चाहिए। थैंक यू। और सबसे पहले जो है मैं शफी सागर साहब और मिसबाई साहब को जो है धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू चैन कहना चाहता हूँ कि उनका जो है लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन दराज जो सब डिवीज़न सेक्टर में जो है। आप बच्चों को पता नहीं होगा क्योंकि मैंने जो रस्मुल ख़त जो हमारे सागर साहब ने लिखा है, जो शीना अदब, वो बुक मैंने पढ़ी है और उर्दू में जो लिखा है उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने जो संस्था अग्रा के साथ भी काम किया और सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज के साथ। तो हम तो मिलते रहते हैं जो है, हमारा कल्चर एकेडमी में जो है हम सब एज अ राइटर काम करते हैं सब मिल के जो है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आने वाला जो बच्चे हैं आप सबको पता होना चाहिए कि इनका जो है कितना कंट्रीब्यूशन है अपने कौम को लेके जो है, आइडेंटिटी को लेके जो है, कल्चर को लेके जो है। तो सर जो है मेरा शॉर्ट में 2 क्वेश्चन है, एक आप दोनों में से जो भी बोलना चाहते हैं। पहला तो है कि जो अभी जो है शीना का जो है अभी करंट सिनेरियो क्या है, कितना इसमें जो है डाइल्यूट हो चुका है लैंग्वेज में, अगर आप देखेंगे स्पेशली इन दराज सेक्टर में, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। और दूसरा जो स्टोरी टेलिंग्स जो हम देखते हैं, स्टोरी टेलिंग्स का क्या स्टेटस है करंट जो है सिनेरियो में? करंट सिनेरियो की बात करें तो शीना जो है अब वो द्रास की शीना फिर भी काफ़ी प्योर है आपके इलाके की शीना के मुकाबले में। यहाँ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बटालिक की शीना से, तो यहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि होंगे 5-10% बल्ती के अल्फाज यहाँ मिक्स हो चुके हैं, वर्ड्स बल्ती ज़बान के, क्योंकि यहाँ बल्ती और पुर्गी ज़बान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है जी। तो कश्मीरी ज़बान की कुछ अल्फाज जो है वर्ड्स जो है शीना ज़बान में आ गए हैं, और बल्ती ज़बान के कुछ वर्ड्स आ गए हैं, या उर्दू फारसी का भी असर है इसमें। लेकिन वो पुराने ज़माने की वो शीना, वो प्योरिटी तो नहीं रही, किसी भी लैंग्वेज की नहीं रहती है। लैंग्वेज जो है एक चलते हुए, जिस तरह कबीर दास ने कहा था कि चलते हुए पानी की तरह है लैंग्वेज, वर्ड्स आते हैं जाते, नए वर्ड्स आते हैं पुराने जाते हैं। तो ये एक लैंग्वेज की उसी तरह लैंग्वेज ज़िंदा रहती है। तो इसमें भी कश्मीरी अल्फाज आपको मिलेंगे, फ़ारसी अल्फाज मिलेंगे, फ़ारसी का असर रहा है, उर्दू के अल्फाज, हिंदी के अल्फाज, ये उनकी बल्ती पुर्गी वगैरह के। लेकिन अगर संस्कृत की हम इसकी शीना की अगर हम बुनियाद की बात करेंगे तो ये संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती है, इसके बहुत सारे वर्ड संस्कृत से मिलते हैं। तो आपके इलाके की शीना की अगर हम बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि 90% जो है बल्ती और लद्दाखी वर्ड्स हैं उसमें। होता था कल्चर, अब तो टीवी आ चुका है, नेट आ चुका है, मोबाइल आ चुका है। पहले ज़माने में क्या होता था, खुसूसन दिसंबर की रातों में जो था सारे लोग के किसी घर में जमा होते थे, एक स्टोरी टेलर को बुलाया जाता था, वो स्टोरी सुनाता था, बहुत खूबसूरत स्टोरी होती थी, टाइम पास होता था। आज हमारे पास प्रोग्राम, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, वो कल्चर नहरिंग का जो तरीका था वो ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करें, आप लोग दर्द से हो सर, आप लोग शीना से हो, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए इनको लेके जिसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है आपके वर्डिंग्स में, लैंग्वेज में, दर्दी और शीना की। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस भी हमने देखे सर इन पे। तो अब इन पे क्या कहोगे सर? कहीं ना कहीं इनका 2 किस्म का एक हिस्ट्री आता है दर्दियों का। एक तो बोलते हैं द रेसिस ऑफ अलेक्जेंड्रा, शकन्य लोग बोलते 3 बाइयों पे मुश्तमिल है, ग्यालो मालो तालो। आपका दर्द के साथ शीन का क्या रिलेशन है सर? ये कहाँ तक सच है? इस पर काफ़ी डिस्कशन डायलॉग्स भी हुए हैं, मगर कोई खास एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट आगे हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो मिसबा साहब दर्द या शीना, ये आपने कहा कि ये 2 अलग हैं, 2 अलग नहीं है। असल में जो है इंडो आर्यन एक लैंग्वेज का जो है एक फैमिली है। तो हमारी लैंग्वेज जो है इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। तो इंडो आर्यन फैमिलीज़ के अगर उस में देखोगे उस ट्री में, तो इंडो आर्यन फैमिली में एक आता है दरद। तो दरद के अंदर जो है दरद के जो सब ब्रांचेस हैं उसमें आता है शीना या कश्मीरी, कोहिस्तानी। तो शीना दोनों ही, बटाली की शीना, हमारी शीना, दोनों सेम, उसमें कोई अलग। दरद जो है वो काफ़ी ऊपर है उस ट्री में, दरद के नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं। तो आप क्या है, हमें भी दरद कहते हैं। दरद असल में एक ट्राइब है जो गिलगित बल्तिस्तान या इन इलाकों में आई थी। आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि जो सबसे पहले कहते हैं कि लोगों का जो सिलसिला था आने का वो अफ्रीका से शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारी मम्मीज़ जो है पुरानी 2.5 लाख 3 लाख साल पुरानी मम्मीज़ अफ्रीका में मिलती हैं। तो इसलिए पता चलता है कि जो इंसान आए हैं वो अफ्रीका से होके आए हैं। तो अफ्रीका से वहाँ से एक
ग्रुप ऐसा भी था जो दरिया के किनारे किनारे रहना पसंद करता था, दरिया के पानी के साथ साथ, है ना। तो जब वो आए तो जो यूरोप पहुंचे तो उनको इंडो यूरोपियन कहा गया। फिर यूरोप से जब वो इंडिया की तरफ आए तो उनको इंडो ईरान की तरफ आए, पहले इंडो ईरानियन कहा गया। फिर इंडिया की तरफ आए तो उनका था, उसको दरद कहते हैं, दरद बना। तो वो दरद ट्राइब के लोग गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख, हमारे द्रास, इन सारे इलाकों में फैल गए। हमारा द्रास का जो लैंग्वेज है, जो नाम है द्रास, द लैंड ऑफ दरदास, दर्दों की सरजमीन है ना ये। तो इसका असली पुराना नाम हुमस है। तो अभी जो अंग्रेजों का एक दिया हुआ नाम है द्रास। तो यहाँ दरद लोग बसते थे, तो ये भी तो दरद लोग हैं। अभी तो अलग नहीं है, ये दरद है, हम शीन है, ये ऐसी कोई बात नहीं। ये भी दरद ट्राइब है, हम भी दरद ट्राइब है। लैंग्वेज का नाम हमारी शीना है, इनकी भी शीना है ना। हाँ, इनकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी बल्ती और लद्दाखी वर्ड्स आ चुके हैं। 90% की लैंग्वेज जो है वो उसमें वो शामिल है। लेकिन हमारी लैंग्वेज में अभी भी थोड़ी बहुत प्योरिटी है। बहुत सारे वर्ड्स हमारी लैंग्वेज में भी आए हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वर्ड्स आए। तो ये है डिफरेंस, बाकी नहीं है, ऐसा डिफरेंस नहीं। तो मिसबाई साहब और शफी सागर साहब, आप लोगों का थैंक यू कि आपने इतना क्रूशियल टाइम निकाल के यहाँ पे आए सीओ साहब के बिहाफ पे। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज मैं तो इस लैंग्वेज में नो सीखा हूँ। और एज ए इंडियन आर्मी हमारा ये रहता है कि हम हर जगह जाते हैं और हमारा रहता है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और कनेक्शन के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज, एक बैरियर बन जाता है। जैसे मैं कश्मीर में गया तो कश्मीर में डिफ़िकल्ट होता था हमें, तो हमने वो ट्राई किया कि हम वो लैंग्वेज को सीखें, और कुछ टाइम तक हमने सीखी। अभी मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं एक नो सीखा हूँ, तो मैं अगर ये शीना लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ तो पहले स्टेप ऐसे मतलब इजीली कैसे मैं सीख सकता हूँ? ये बोलचाल की ज़बान, आप बोलने की कोशिश कीजिए लैंग्वेज को, छोटे छोटे सेंटेंस, मिसाल के तौर पर कि भाई इसको क्या कहते हैं शीना। आपके पास बहुत सारे पोर्टर आते हैं जो शीना ज़बान जानते हैं, उनसे पूछिए। हमारे यहाँ एक SDM साहब थे, पवन कोतवाल सर। पवन कोतवाल सर जो हैं वो कहते थे मुझे, सर आप डेली 4 बजे के बाद आ जाइए और मुझे शीना सिखाइए। और 2 महीनों में वो पूरा शीना बोल रहा था और लिख भी रहा था, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था वो। तो IAS होते हैं, बड़े क्वालिफाइड होते हैं। तो मैंने देखा कि 2 महीनों में पूरा सीख चुका था पवन कोतवाल सर। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, आप छोटे छोटे सेंटेंस सीख सकते हैं कि यहाँ उठने को क्या कहते हैं, खाना खाने को क्या कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जुड़े रहोगे, आप बोलने की कोशिश करते रहोगे तो आप सीख जाओगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं। तो दोस्तों हमारे आज का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं द्रास ऑनलाइन में। और आप सबको पता है कि जिस तरह विंटर कार्निवल 2024-2025 जिस तरह जो अभी चल रहा है, ख़ासकर द्रास के अंदर, तो द्रास जो है दुनिया में दूसरा सरहद तरीन इलाका है, आप सबको पता है। उसको चलते यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है द्रास इलाके में हमें देखने को मिलते हैं। विंटर कार्निवल के हवाले से बात करें तो आप सबको पता है मजलिसे सकाफत, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से, ये इस बार का एक नया इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमारे मिसबाई साहब जो शीना पॉइंटर है, उर्दू पॉइंटर है, जिसमें आज इसका यहाँ पे सेगमेंट था। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आज इस मजलिस सकाफत के हवाले से, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? जनाब सलीम साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस सर तरीन इलाके से भी आप रिपोर्टिंग करते हैं और हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाते हैं। तो जहां तक ये मजलिस से सकाफ़त का मसला है, ये बात है, हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम जैसे राइटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मंच फराहम किया है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। क्योंकि ऐसे मंच से हमारी जो लिटरेचर के ज़रिए जो बातें थी, हमारा जो पैगाम था, हमारी जो कोशिशें थी, वो आज बहुत दूर तक गया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे, उन सब ने हमारे जो पैगाम को, हमारे जो हम जो कल्चर के ज़रिए या राइटिंग के ज़रिए जो पैगाम देना बहुत बरसों से चाहते थे, वो चंद लम्हों में आज बहुत दूर तक चला गया। उसके लिए मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करते हैं और हमारी पैगाम को, इस तरह के मजलिसों को, इस तरह के इवेंट्स को पूरी दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। इसमें मेरी राय यही रहेगी कि इस तरह के एक्सपोजर्स
प्रोग्राम्स होने चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में होना चाहिए। मैं इंडियन आर्मी से आपके इस चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ के बच्चों को, और शुक्रिया भी अदा करूंगा क्योंकि आपके यहाँ मुख्तलिफ सपोर्ट्स की कारकर्दगियाँ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, और राइटर्स के लिए, बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं। तो हर किसी को अपने अंदर, जो स्टूडेंट्स के अंदर एक एबिलिटी छुपी होती है, उसको निकालने का बहुत शानदार इन्होंने मौका दिया है। मैं इंडियन आर्मी से यही गुजारिश करूंगा कि जिस किस्म से मजलिस सकाफ़त आज यहाँ मुनाकिद हुई है, इसकी अगर लैंग्वेज को यहाँ की मादरी ज़बानों में अगर किया जाए, मान लीजिए बल्ती स्टूडेंट्स बल्ती समझेंगे और शिन्या वाले शिन्या में समझेंगे, तो मैं समझूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम का जो मकसद है, या इनका जो इंडियन आर्मी का जो मकसद है बच्चों के अंदर जो एबिलिटी को बाहर लाने का, तो वो अगर मादरी ज़बानों में ये ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड होते हैं या आइंदा ऐसे मजलिस इनेकात होती हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी जो है इस किस्म के यहाँ प्रोग्राम्स होने चाहिए। विंटर कार्निवल है, समर प्रोग्राम होते हैं और पहले से भी होते आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके के बच्चों को आप मौका दें, क्योंकि यहाँ मौके की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने शुक्रिया सर। शुक्रिया सलीम साहब। तो जहाँ तक महफिल सकाफ़त की बात कर है, तो ये पहला मौका है कि द्रास में जो है इस किस्म का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मैं इंडियन आर्मी का मशकूर हूँ कि इन्होंने ये एक जो है हमारे लिए एक मौका फ़राहम किया। तो आने वाले वक़्त के लिए ये प्रोग्राम जो है जारी रहना चाहिए। महफिल सकाफ़त जो है, लिटरेचर की बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मैं देखता हूँ कि कल्चर की जब भी बात होती है तो यहाँ के लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि नाच गाना को ही कल्चर समझते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारा है कल्चर में हमारा वर्क कल्चर है, हमारा उठना बैठना है, हमारा खान पान है, ये सारा कल्चर में शामिल है। तो ऐसे प्रोग्राम अगर मुनक़िद होते रहेंगे तो हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा, हमारे बच्चों को समझ में आएगा, हमारी आने वाली जनरेशन को समझ में आएगा कि ये कल्चर क्या है। तो कल्चर के किस किस पार्ट पे जो है काम हो रहा है, लिटरेचर कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे आने वाली नस्ल को समझ में आ जाएगा। तो मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने जो है ये स्टेज हमें फ़राहम की। इंडियन आर्मी का भी मशकूर हूँ जिन्होंने ये स्टेज जो है हमें फ़राहम की। तो आइंदा में इसे प्रोग्राम मुनक़िद करने की ज़रूरत है। सर जैसे आज के इस महफिल सकाफ़त की बात करें तो ये बहुत बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है, ख़ासकर इस विंटर कार्निवल में, ताकि हमारा कल्चर से हम जुड़े रहें। और जैसे आज का सेशन रहा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। जैसे बात करें तो एक जर्नलिज़म का एक सेशन था यहाँ पे, जिसमें हमारे हुसैन खालू साहब थे, और साथ ही साथ हमारे उसके दूसरा जो सेशन यहाँ पे चला, इसमें हमारे शफ़ी साहब थे, जिसको सागर के नाम से मशहूर है, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शीना ज़बान में। और हमारे मिसबाई साहब थे, जिसका भी बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन रहा उसका, ख़ासकर इस कल्चर को लेके, शीना ज़बान को लेके। तो इस तरह के जो विंटर कार्निवल में इस तरह का जो कंसेप्ट लाया गया है इस बार, ये बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। हम चाहते हैं इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं और भी लाए, ताकि हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, इससे हमारा कल्चर भी प्रमोशन होगा, यहाँ का लोकल क्यूजीन भी प्रमोशन होगा। और हम एक बार फिर इंडियन आर्मी के बहुत थैंक्स करते हैं कि इस तरह का जो इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। द्रास जो है दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका है, सबको पता है, लेकिन विंटर में इस तरह का जो एक्सपीरियंस करना, लोगों को यहाँ पे बुला के इस तरह की चीज़ें करना, आइस हॉकी, स्नो स्की, या हम बात करें इस बार टेंट पैकिंग वगैरह, और स्नो स्टॉक भी इस बार यूटी लद्दाख के अंदर द्रास में होने जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे यूथ्स के लिए भी। शुक्रिया सलीम साहब। तो सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो हर एक प्लेटफॉर्म में, चाहे जो भी सीज़न हो, समर हो, विंटर हो, ऐसे हाईली इवेंट्स करते रहते हैं, जिसमें हमारे यंग टैलेंट को, हमारे नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने का एक भरपूर मौका मिलता है। तो उसी के साथ साथ हमारा और इंडियन आर्मी और यहाँ के लोकल का भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसके लिए बहुत तहे दिल से पूरे आवाम की तरफ से, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत बड़ा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, क्योंकि देखिए महफिल सकाफ़त में अभी मैं अंदर मौजूद था, तो लिटरेचर और यहाँ के कल्चर के बारे में बात हुआ, और बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के हमारे आने वाले
युवाओं के लिए कल्चर के बारे में पढ़ना और समझना, क्योंकि कल्चर के नाम पे अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ डांस या गाने गाते हैं, लेकिन कल्चर इसका नाम नहीं है। कल्चर लोकल क्यूजीन होता है, हमारे ड्रेसेस हो, हमारी तहजीब होता है। इस बारे में समझना बहुत ही हमारे यूथ को ज़रूरी है, चाहे वो जिस कल्चर से भी बिलोंग करता हो, चाहे वो शीना हो या बल्टी हो।